हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज से हम लोग एक ब्रांड न्यू रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं एथिक्स में, जो कि एथिक्स की जान है, एथिक्स का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस रीडिंग में टोटल हमें 7 स्टैंडर्ड्स और 22 सब स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। ये हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, जो आपको बेसिकली लिमिट्स में बांधते हैं कि आपको किस तरह प्रोफेशनली कंडक्ट करना चाहिए, किन किन प्रैक्टिसेस को करना है, किन को नहीं करना। ऑब्वियसली कई सारे आपके ऊपर में यहाँ नियम बांधे जाएंगे जिनका पालन करना अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है, और अगर पालन नहीं करेंगे तो आपको सीएफ इंस्टीट्यूट की तरफ से सैंक्शंस मिलेंगे, यानी कि पनिशमेंट्स मिलेंगी। ऑब्वियसली जो टॉप मोस्ट हमारी पनिशमेंट हो सकती है वो हो सकती है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एज वेल एज मेंबरशिप। तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि हम इन सारे स्टैंडर्ड्स को समझें और समझ करके यहाँ पे केस स्टडीज को सॉल्व करने लायक अपना हिसाब किताब बना लें। Well, this is, I would say, 90% of ethics on any level। आप कोई भी लेवल पे देख लो, whether it be level 1, 2 और 3। ये वीडियोस वैसे भी मैं कह सकता हूँ एकदम सिमिलर हैं फॉर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सो आपको बार बार इन वीडियोस को देखने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, या फिर अगर आप बार बार भी देखेंगे तो सेम वीडियोस को देखने से ही आपका काम हो रहा है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों के लिए ये वीडियोस एप्लीकेबल हैं। टोटल मिलाकर के यहाँ पे मेरा अभी इनिशियल टारगेट है कि मैं 22 वीडियोस तो कम से कम शूट करूंगा, जिसमें मैं हर वीडियो में एक सब स्टैंडर्ड पे ढंग से चर्चा करूंगा। आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है फर्स्ट सब स्टैंडर्ड में, क्योंकि यहाँ पे ना कि सिर्फ मुझे ये सब स्टैंडर्ड समझाना है, बल्कि आपको इस पूरे थॉट प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस करना है कि एथिक्स में किस तरह का यहाँ पे एनवायरमेंट होगा और किस तरह के यहाँ पे सवाल आएंगे। सबसे पहले मैं रीडिंग्स की बात करूं तो लेवल 1 वाले बच्चों के लिए 4-5 रीडिंग्स हैं, लेवल 2 और 3 में 2-3 रीडिंग्स ही हैं एथिक्स में, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी रीडिंग्स को कवर करना, खास करके इस रीडिंग को। आई कैन टेल यू दिस फॉर श्योर कि 75% to 90% ऑफ योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम ओनली दिस रीडिंग। इस रीडिंग को हम कहते हैं गाइडेंस ऑन स्टैंडर्ड 1 to 7, और इसमें सारे के सारे सब स्टैंडर्ड्स कवर्ड है। इधर से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे टिपिकल केस स्टडी लेवल पे, एंड प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आप कितना भी अच्छे से एथिक्स को पढ़ लें, यहाँ पे केस स्टडी सॉल्व करते वक्त बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ये आपको प्रैक्टिस के दौरान अपने आप समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने बेंचमार्क्स थोड़े से रिवाइज करें। मैं जो बेंचमार्क्स आपके लिए सेट कर रहा हूं ये एवरेज बेंचमार्क्स हैं, एग्रेसिव एकदम भी नहीं है। अगर आप इनसे बेटर कर रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंट होने का भी दरकार नहीं है, इससे खराब कर रहे हो तो अंडर कॉन्फिडेंट होने का भी ख्याल ना रखें। एथिक्स is one such subject जहां पे आपको प्रैक्टिस के दौरान ऐसा लगेगा there is a disconnect between what you have learned in the classes and what is being asked in the exams। वो डिस्कनेक्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब आपने पढ़ा है तब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी शायद, लेकिन जब एप्लीकेशन करेंगे तो सब एकदम मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। ऑब्वियसली मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्टैंडर्ड्स में जो जो बातें लिखी हैं उन पे एम्फेसाइज करूं, उनके ऊपर मैं कई अलग अलग आपको व्यू पॉइंट शेयर करूं, बट केस टू केस बेसिस पे सवाल की पिक्यूलैरिटी बदलती है। सो ऑब्वियसली कंपेयरिंग ईच एंड एवरी केस स्टडी फ्रॉम द करिकुलम एंड फ्रॉम द रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। फिर भी मैंने इंस्टीट्यूट के ज्यादातर केस स्टडीज को यहाँ पे समराइज करके आपको नोट्स में भी कवर किया है। व्हाट यू आर सीइंग हियर इज अ मास्टरपीस। खुद की तारीफ कर रहा हूं मैं जानता हूं, बट इट इज अ मास्टरपीस, क्योंकि यहां पे मैंने स्टैंडर्ड्स को पढ़ करके खुद से इंटरप्रेट करके प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया है, दैट टू इस तरह से कि कम से कम समय में रिवीजन होगा, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होगा। और दूसरा, मैंने यहाँ पे केस स्टडीज को भी समराइज आपके लिए किया है। फिर भी इट इज रेकमेंडेड कि आप केस स्टडीज खुद से इंस्टीट्यूट की बुक से एक एक केस स्टडी सॉल्व करें। वो इसलिए क्योंकि जब मैं लेकर के आया हूं केस स्टडी तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इश्यूज आई कैन नॉट ब्रिंग द एग्जैक्ट केस स्टडी, आई कैन नॉट ब्रिंग अप द सेम वर्ड्स। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिड्यूस्ड दैट एंटायर केस स्टडी इनटू माय ओन वर्ड्स, छोटा कर दिया, ज्यादा नहीं, मेन मैटर समझा करके निकल गया। सो आपको वो फीलर नहीं आएगी। अगर आपको फीलर चाहिए तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगेन टॉकिंग ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 200 के आसपास क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे आपके कैंडिडेट रिसोर्सेज में, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू दिस रीडिंग। सो क्वेश्चंस की कमी भी नहीं है, आप जितना करना चाहो प्रैक्टिस उतना करो, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल इन एथिक्स।
बट उससे पहले अभी आपका पूरा ध्यान और आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रीडिंग्स. दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल. एक एक रीडिंग और एक एक सब स्टैंडर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा मैं, आप भी अपना पूरा ध्यान दीजिएगा सो दैट एवरीथिंग सम्स अप रियली वेल. Okay, so let's get started off with today's main content which is standard 1. ठीक है, ये है अपना स्टैंडर्ड 1 जिसका नाम है प्रोफेशनलिज्म, और उसमें हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड के अंदर सब स्टैंडर्ड 1A विच इज नॉलेज ऑफ लॉ. ठीक है, ये देखिए आपके सामने यहां पे सब स्टैंडर्ड का नाम है नॉलेज ऑफ लॉ. ठीक है, पहला ही नाम सुन करके ही समझ में आ गया होगा कि इस सब स्टैंडर्ड का मेन रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी लॉ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आपके काम पे, आपके कंट्री पे इंपैक्ट करते हैं, आपको उन सभी रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस का आइडिया होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली आपको उसको कॉम्प्लाई भी करना होगा. ठीक है, मेन बात यही बोला रहेगा यहां पे कि अगर ऐसा कोई भी रूल है तो रूल का पालन कीजिए. कल को अगर कोई रूल टूटे, मान लीजिए वायलेशन हो रहा है, तो वायलेशन होते वक्त मान लीजिए आप नहीं कर रहे हो वायलेशन लेकिन आपके टीम मेंबर्स वायलेशन कर रहे हैं. एग्जांपल के तौर पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है आपकी टीम में, आपके कुछ को ट्रेडर्स हैं जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं. अगर आपको ये बात पता चल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं, उनके ऊपर में कुछ दायरे यहाँ पे बांधे गए हैं. The standard, like all the standards, have been divided into two segments. Number 1 is guidance, number 2 is recommendations. Guidance वो चीजें हैं जो आपको माननी ही पड़ेंगी, and recommendations वो हैं जो obviously recommended हैं, आप उसको मान भी सकते हो, नहीं भी मानो तो चलेगा. तो सबसे पहले देखते हैं इस स्टैंडर्ड में मेन 3 पॉइंट्स कौन से बोले गए हैं जिसका ध्यान रखना है, और बाद में उससे रिलेटेड कई सारी गाइडेंस पढ़नी है. So let's get started with standard. तो स्टैंडर्ड में पहला पॉइंट जो अपने को बोला गया है वो ये है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्लाई. मार्किंग करने की भी दरकार नहीं है, मैंने पहले से बोल्ड इटैलिक्स का यूज किया है, लेकिन यहां इन वर्ड्स पे ध्यान देना है. अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्लाई यानी कि आपको समझना भी है और साथ में उसको कॉम्प्लाई भी करना है. किन किन चीजों को? लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तीनों चीजों को. लॉज यानी कि जो जो आपके कंट्री में एक्ट पार्लियामेंट की तरफ से फाइनलाइज किए गए हैं वो हो गए लॉज. इसके अलावा उन्हीं में होते हैं रूल्स, उनको फॉलो करना है. एंड रेगुलेटर्स की तरफ से आने वाले नोटिफिकेशंस को भी ध्यान में रखना है. दीज आर रेगुलेशंस. तो इन तीनों चीजों का आपको बाकायदा ख्याल रखना है. एंड ये सब बना कौन सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है, कोई रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ सकता है, लाइसेंसिंग एजेंसी की तरफ से आ सकता है, इवन प्रोफेशनल एसोसिएशन की तरफ से भी आ सकता है. इन द सेंस अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन सीएफए इंस्टीट्यूट हो जाएगी, या फिर सीएफए इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सोसाइटीज हो जाएंगी, सीए इंस्टीट्यूट हो जाएगा इंडिया में फॉर अदर मैं कह सकता हूं प्रोफेशंस, जिसमें मैं भी मेंबर हूं. तो मेरे लिए वो सारी चीजें जो हैं उनकी तरफ से आए हुए सारे रूल्स, रेगुलेशंस मेरे लिए अनिवार्य है उन्हें समझना और उन्हें कंप्लाई करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले समझ लीजिए कौन कौन बना सकता है इनको. गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इवन योर प्रोफेशनल एसोसिएशंस. क्लियर है? चलो, नेक्स्ट अप इज इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अब यहां पे मैं केस आपको समझा रहा हूं कि सपोज करो मैं इंडिया में यहां पे काम कर रहा हूं जहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग इज एन इलीगल एक्टिविटी, एंड साथ ही साथ मैं कुछ नाइजीरियन क्लाइंट्स के अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं. मैं नाइजीरिया में सपोज करो अकाउंट्स किसी के मेंटेन कर रहा हूं, वहां पे भी मैं किसी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं. सो इन दैट सेंस अगर मान लो, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम नॉट हर्ड ऑफ नाइजीरियन लॉ, लेकिन मान लेते हैं नाइजीरिया में इनसाइडर ट्रेडिंग करना इलीगल नहीं है, मान लेते हैं. अगर ऐसा होगा तो क्या मैं अपने नाइजीरियन क्लाइंट्स के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकता हूं? जवाब है नो. नियम यह कहता है कि आपको 3 चीजें हमेशा बांध के रखेंगी. नंबर 1, द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर यू आर वर्किंग और वेयर यू आर रिसाइडिंग. जैसे कि मैं इंडिया में हूं तो इंडिया का लॉ मेरे पे लागू होता है. नंबर 2, मेरे पे लागू होता है जिस देश में मैं सर्व कर रहा हूं तो वो भी मेरे पे लागू होता है, वो है नाइजीरियन लॉ. एंड इसके अलावा तीसरा चीज जो मेरे पे लागू होता है वो है मेरे खुद के इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट. तो ये तीनों चीजों को मेरे को एक बार में देखना होगा केस टू केस बेसिस पे, और जिसमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड है मुझे उसको पालन करना होगा.
एग्जाम्पल के तौर पे अगर नाइजीरियन लॉ में इनसाइडर ट्रेडिंग को लीगल मान भी लिया गया तो क्या हुआ, इंडियन लॉ में वो इलीगल है, सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से कोड एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी वो इलीगल है। तो उस सेंस में मैं कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग अपने नाइजीरियन क्लाइंट्स के लिए भी नहीं कर सकता। यानी कि व्हेनेवर यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट, आपको एक लॉ कुछ बोल रहा है, दूसरा लॉ कुछ बोल रहा है, तो आपको स्ट्रिक्टर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ये है स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नंबर 2। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट यू मस्ट कंप्लाई विथ मोस्ट स्ट्रिक्ट लॉ, रूल और रेगुलेशन। क्लियर है? अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था, जितने भी सब स्टैंडर्ड्स हैं, ज्यादातर सब स्टैंडर्ड्स वो मेंबर्स और कैंडिडेट्स दोनों पे लागू होते हैं। सो आपको ये कोई क्लीन चिट नहीं मिलती कि भैया हम तो कैंडिडेट हैं, हम पे थोड़ी ना लागू होता है। इस मौके से आप पे लागू है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर योर एग्जाम। सो अभी से ये सारे आपके ऊपर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं। सो आप अनजाने में भी अभी भी ये गलतियां नहीं कर सकते। And third comes that you must not knowingly participate or assist in and must disassociate from any violation of laws, rules or regulations। इसका मतलब हिंदी में समझाऊं तो ये है कि अगर कोई फलाना ढिमकाना आदमी रूल तोड़ता है, रेगुलेशन तोड़ता है, ठीक है, या फिर कोई लॉ का ब्रीच करता है, तो आपको ना उसकी मदद करनी है, आपको उसकी मदद नहीं करनी इन द सेंस आपको उसको असिस्ट नहीं करना और ना ही उसका साथ देना है। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, यू कैन नॉट असिस्ट एंड इन फैक्ट यू हैव टू डिसएसोसिएट फ्रॉम द वायलेशन एज वेल। यानी कि अगर सब मिलकर के कोई चोरी का प्रोविजन बना रहे हैं तो आप उस टीम से निकलिए। कैसे? इन राइटिंग आपको देना पड़ेगा कि भाई इस टीम से मैं रिजाइन कर रहा हूं बिकॉज ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसका पूरा प्रोसेस है, मैं समझाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको बस इतना समझना है कि ना ही कोई लीगल या इलीगल काम आप खुद कर सकते हो, ना अपनी टीम में किसी को करने देना है। क्लियर है? अगर कोई टीम में कर रहा है तो ना आप उनको पार्टिसिपेट करेंगे, ना उनको असिस्ट करेंगे, इनफैक्ट आप उस टीम से बाहर हो जाएंगे। यू विल टेक एन एग्जिट फ्रॉम योर टीम। क्लियर है? तो ये है अपनी यहां पे रिक्वायरमेंट्स। एक चीज इंटरेस्टिंग जो है वो है यहां पे कि जो भी होगा वो नोइंगली यहां पे कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या समझते हैं? नोइंगली का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपकी टीम में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था, यू हैड नो क्लू ऑफ दैट, सडनली ये डिस्कवर हुआ कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था, तो अब आपके पास में ऑब्वियसली दो ऑप्शन आते हैं। क्या आप जानते थे इसके बारे में कि नहीं जानते थे? जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो ऑब्वियसली आपसे पूछा जाएगा और उस समय ये माना जाएगा प्राइमा फेसी कि आपको पता ही था। ठीक है? लेकिन अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आपने बाकी सारे स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा, आपने ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, सब चीज का ख्याल रखा है साथ साथ में, और फिर भी आपको नहीं पता था, तो एक जेन्युइन केस बन सकता है कि ओके यू डिड नॉट नो अबाउट इट। ठीक है? हालांकि इसमें काफी पिक्यूलैरिटीज हैं, मैं समझा देता हूं कैसी। सपोज करो मैं आपका सीनियर हूं, आप मेरे जूनियर हो, आप सारे ट्रेड्स मुझे ही रिपोर्ट करते हो, सो टेक्निकली आई एम योर सुपरवाइजर। अब ऐसे में अगर आप कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो और बाद में वो डिस्कवर हो जाता है, तो इवन दो आई माइट बी सेइंग कि भाई मुझे तो पता नहीं था वो ऐसा कर रहा था, मैं फिर भी वायलेशन में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं ये नहीं बोल सकता दैट आई डिड नॉट नो दिस। इन दिस केस इट वॉज माई ड्यूटी टू नो दिस। मैं आपका सीनियर था, मैं आपका सुपरवाइजर था, तो ये मेरी ड्यूटी थी कि आप क्या कर रहे हो उस पर नजर डालूं, सुपरवाइज करूं और हो सके तो बीच बीच में मॉनिटर करूं। अगर मैं नहीं कर रहा था तो मेरी ड्यू डिलिजेंस या बोल सकते हो मेरे खुद के स्टैंडर्ड्स गलत हैं, एंड दैट इज व्हाई आई विल ऑल्सो बी हेल्ड गिल्टी। टीम मेंबर्स में शायद ऐसा नहीं होगा, मैं हूं, मेरा कलीग अगर कुछ गड़बड़ करता है तो शायद मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी बिकॉज आई एम नॉट इन चार्ज, मैं उसका कोई ख्याल नहीं रख रहा हूं, वो इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट। बट इन मोस्ट केसेस आपको ये ध्यान देना होगा कि किस तरह की रिलेशनशिप है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पे नोइंगली अननोइंगली बोलने का कोई पॉइंट नहीं है, ये आपको जानना ही चाहिए था, यू शुड हैव नोन दैट, तो उस केस में आपको यहां पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वायलेशन हुई, आप भी चार्ज किए जाओगे। क्लियर है? तो ये तीन बेसिक बातें एक बार फटाफट इसको ब्रीफ अप करते हैं सो दैट हम गाइडेंस वाले पार्ट में चलें। एंड जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि इतना समय लगने वाला है इसमें, तो हाँ लगने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक टाइम, सो एकदम मस्त प्रवचन की तरह इसको सुनिए, टाइम लगने वाला है। नंबर 1 यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि एज अ मेंबर एंड कैंडिडेट, नंबर 1 स्टैंडर्ड 1A which is knowledge of law under professionalism that requires you to understand as well as comply with all the laws, rules and regulations set by the government, local agency, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है कि आपको यहां पे कंप्लाई करना है
जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तब कंप्लाई करना है विद मोस्ट स्ट्रिक्टर लॉ रूल और रेगुलेशन। एंड थर्ड, आपको किसी भी इलीगल एक्टिविटी में, किसी भी रूल के ब्रीच पे आपको यहां पे ना पार्टिसिपेट करना है, ना असिस्ट करना है नोइंगली। अननोइंगली कुछ केसेस में ही शामिल होगा, अदरवाइज आपको ये ध्यान देना होगा कि इफ यू शुड हैव नोन दैट, तब फिर आपके लिए ये बचाव नहीं है। इट विल बी डीम्ड दैट यू हैड नोन दिस। क्लियर है? तो ये बात का ध्यान रखना है। एंड अगर आपको डिस्कवर हो जाए, जैसे मान लो आपकी टीम में है, आपका टीम मेंबर कुछ कर रहा है इलीगल एक्टिविटी, तो आपको अब पता चल गया, तो अब आप अपने आप को उससे अलग कीजिए, वायलेशन में से आप खुद को डिसएसोसिएट कीजिए। उसके क्या स्टेप्स हैं वो जानेंगे। चलो अब यहां पे एक एक करके गाइडेंस पे आते हैं, थोड़ा सा अब यहां से फास्ट होगा काम। नंबर 1 गाइडेंस जो है ऊपर से हम लोग पढ़ सकते हैं कि हमको एक्सपर्टीज की यहां पे दरकार नहीं है, सिर्फ ऊपर से पढ़ने से काम हो जाएगा। यानी कि ये स्टैंडर्ड हमें बोलता है कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडरस्टैंड कीजिए, कॉम्प्लाई कीजिए। वो ये कतई नहीं बोलता कि आपको लीगल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको कोई लॉयर या फिर कोई बार मेंबर नहीं बनना है। यहां पे आपको सिर्फ लॉज की बेसिक अगर अंदाजा भी है तो भी आपका काम हो जाएगा। नंबर 2, अपडेट योर नॉलेज। ये तो देखो प्रोफेशनलिज्म की रिक्वायरमेंट है। दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ जस्ट सीएफए इंस्टीट्यूट, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस। आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और मेरे पास सीए की भी मेंबरशिप है, देन दैट बेसिकली रिक्वायर्स मी टू अपडेट माई नॉलेज, अपडेट माई लीगल नॉलेज एज वेल। यानी कि कोई भी लॉ रूल या रेगुलेशन में अगर कोई बदलाव आता है, कोई अपडेट आता है, तो इट इज माई ड्यूटी टू बी अपडेटेड अलॉन्ग विद द चेंज। क्लियर है? अब ऐसे में मान लीजिए कोई रूल बदल गया और मेरे को उसका जानकारी नहीं था। ठीक है, कोई रूल बदला 6 महीने पहले, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी और बाद में मैंने वो रूल तोड़ दिया, तो अब मैं ये क्लेम नहीं कर सकता दैट आई वाज नॉट नोइंग दैट द लॉ हैज चेंज्ड। आई कैन नॉट से दैट। इट वाज माय ड्यूटी टू अपडेट माय नॉलेज। मैंने नॉलेज अपडेट नहीं की, उसके बाद रूल तोड़ दिया, तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो पता नहीं था। आई शुड हैव नोन दैट, आई शुड हैव अपडेटेड माय नॉलेज। दिस इज रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है मिनिमम थ्रेशोल्ड। आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल टॉपिक। अधिकतर लोगों को ये बात ना पढ़ के समझ में नहीं आती। देखो यहाँ पे जितने भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनमें जो भी बातें बोली जाती है ना, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, नॉट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। ये बात समझिए। जैसे अपने इंडिया में कुछ एक ऐसे एक्ट्स हैं जो आपको बोलते हैं कि 7 इयर्स तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, देन दैट 7 years इज अ मिनिमम नंबर ऑफ years फॉर विच बुक्स हैव टू बी मेंटेन, नॉट मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि 7 बोला है तो बस ठीक है 5-6 कुछ भी कर लेते हैं, 7 तक बोला 5 कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, 7 बोला है तो 7 के ऊपर आपको मेंटेन करना है। 7 तो मिनिमम हो गया आपके लिए। सो जितने भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनको आप मैक्सिमम नहीं मिनिमम थ्रेशोल्ड माने। ये मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ये चीज यहां पे लिखी हुई भी है दैट दिस इज कंसिडर्ड एज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सेप्टेबल एक्शंस। नेक्स्ट अप इज नोइंगली इंक्लूड्स शुड नो। इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कि अगर आप ये चीज बोलते हैं भाई मुझे तो पता नहीं था, तो पहला क्वेश्चन ये किया जाएगा कि क्या आपको पता होना चाहिए था क्या। मैं एग्जांपल दे चुका हूं सुपरवाइजर वाला। अगर आप सुपरवाइजर हो, आपके टीम मेंबर ने कोई गलती की या फिर कोई वायलेशन किया, तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं था। आपको पता होना चाहिए था, आप एक सुपरवाइजर थे। एंड इन दैट केस आई वुड से दैट यस, ये हुई है एक ब्रीच और आप भी चार्ज किए जाओगे इस नेग्लिजेंस के लिए। इसके ऊपर में भी आगे भी स्टैंडर्ड्स आएंगे, आप चिंता मत करो। अभी के लिए बस इतना समझना ठीक है कि हाँ, ये रूल नोइंगली में आप बच नहीं पाओगे। चलो नेक्स्ट आया रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ इलीगैलिटी। तब क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है एंड यू आर काइंड ऑफ श्योर कि हाँ ये इलीगल एक्टिविटी ही है। तो कई बार क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता है कि ये इलीगल है कि नहीं है। ठीक है, यू आर नॉट श्योर। व्हेन यू आर नॉट श्योर तब ठीक है, कुछ अलग आपको काम करना होता है। बट इफ यू आर श्योर, यू हैव रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ बिलीविंग दैट द एक्टिविटी इज इलीगल, तब क्या करना है? तब आपको स्ट्रेट अवे जाना है अपने सुपरवाइजर के पास में। ठीक है, सुपरवाइजर को जाकर के इंटीमेट कीजिए कि फलाना डिमकाना एक्टिविटी हो रही है, मुझे लगता है कि वो वायलेशन है, आप प्लीज इस चीज को रिपोर्ट करो ऊपर तक। ठीक है, अगर आपका कोई इंटरमीडिएट सुपरवाइजर नहीं है, ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन गो टू योर कंप्लायंस डिपार्टमेंट। सुपरवाइजर और कंप्लायंस डिपार्टमेंट मोटा मोटी एक ही काम है, ये आपकी बातों को ऊपर के बोर्ड तक ले जाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ही आपके पास ऑप्शन है। या तो पहला तो भागिए अपने सुपरवाइजर की तरफ और उनको बोलिए कि सर ऊपर तक बात पहुंचाइए, मुझे लगता है ये इलीगल एक्टिविटी हो रही है। माइंडेड, ये अभी डिसएसोसिएशन होने से पहले है।
याद रखिए मैंने बोला था कोई वायलेशन हो तो आपको उस एक्टिविटी से अपना नाम हटाना है, लेकिन अभी हटाना नहीं है, पहले आपको सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। सुपरवाइजर अगर नहीं है आपका तो आप कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास में भी जा सकते हैं, उनको भी बोल सकते हैं दैट आई हैव सीन और आई एम थिंकिंग कि ऐसा कोई ब्रीच हो रहा है लॉ या रूल का। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ इलीगल हो रहा है तो आपको सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे तो सीधा यही लिखा हुआ है कि डिसएसोसिएट करना है, पर इसके और रूल्स क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको, रुकिए। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि अगर मान लो आपका जो बॉस है वही कोई इलीगल काम कर रहा है, तब आप क्या करोगे? आपका बॉस है वो इलीगल काम कर रहा है, तब क्या करोगे? देखो, अगर आपका बॉस है और वो इलीगल काम कर रहा है तो उस केस में हो सकता है कि आपको अपनी कंपनी भी छोड़नी पड़ जाए, क्योंकि क्या होगा, आपने डिस्कवर किया कि कुछ इलीगल हो रहा है, आपने अपने सुपरवाइजर को बोला, सुपरवाइजर तो ऊपर तक बात पहुंचाएगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है बॉस खुद इन्वॉल्व है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक वायलेशन हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू नो कि ये वायलेशन है, आप कुछ कर नहीं सकते, यू आर ट्राइंग टू रिपोर्ट इट, नहीं हो रहा है रिपोर्ट, और ज्यादा क्या होगा, आप बोलोगे मैं इस पे काम नहीं करूंगा, आप कैसे हटोगे उससे? तो अगर आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हट जाओ तो अलग बात है, कुछ एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना जॉब भी छोड़ना पड़ जाए। इस पे कुछ एक केसेस हम पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर डिसएसोसिएशन, मैं इसी की बात कर रहा था। सबसे पहले जब भी कोई डिसएसोसिएशन हो तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वायलेटर है उसके साथ जाकर के डिस्कशन करो और उसको बोलो कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो स्टेप 1 कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 2 इज ब्रिंगिंग इट इनटू द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर थ्रू द सुपरवाइजर और थ्रू द फर्म्स कंप्लायंस डिपार्टमेंट, यानी कि अपने जो फर्म है उसके जो टॉप मैनेजमेंट है उस तक ये बात पहुंचाने की ट्राई कीजिए वाया 2 सोर्सेस, कोई भी 2 में से एक। नंबर 1 या तो सुपरवाइजर को बोल दीजिए, नंबर 2 या तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट को बोल दीजिए। नंबर 3, अगर आपका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा, यानी कि आप चाहते थे ऊपर के मैनेजमेंट तक ये बात पहुंच जाए लेकिन बात नहीं पहुंची, तब आपको क्या करना है, नाउ इट इज परफेक्ट टाइम टू डिसएसोसिएट फ्रॉम द एक्टिविटी। रिटन में लिख करके दे दीजिए अपने सुपरवाइजर को कि इस क्लाइंट के लिए मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि इस क्लाइंट के काम में हो रही है कोई इलीगल एक्टिविटी। यू कैन से दैट। अगर आप ये बोल दोगे तो आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से डिसएसोसिएट हो जाओगे, आपका काम वहीं खत्म है। ठीक है, सो इफ देयर इज इलीगल एक्टिविटी गोइंग ऑन, आप वहां से डिसएसोसिएट हो जाओ, आपका काम खत्म। अब पॉसिबली आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भैया मुझे तो मालूम है कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो आप क्या डिसएसोसिएट तो हो गए, नाउ यू कीप ऑन पुशिंग अपने सुपरवाइजर को कि ये बात क्यों नहीं आ रही, ये बात क्यों नहीं आ रही। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एम्प्लॉयर भी इन्वॉल्व है, तब कई सारे यहाँ पे प्रोविजन खुलते हैं। नंबर 1, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर ओन कंपनीज कंप्लायंस डिपार्टमेंट, तो आप किसी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की भी मदद ले सकते हो। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पे कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही थी, आपने सुपरवाइजर को बोला, उसने कुछ नहीं किया, तो आपने डिसएसोसिएट कर लिया खुद को। अभी भी सुपरवाइजर को आप पिच इन करते जा रहे हो कि देखो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है सबकी मिली भगत है, तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से जाकर के अपना केस मेंशन कर सकते हो कि मेरी कंपनी में ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं ऐसे सिचुएशन में हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इफ दे सजेस्ट यू समथिंग, आप वो कर सकते हो। दूसरा, आप रेगुलेटरी बॉडी को भी इंफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में जितने भी ये सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशन है, ये सेबी लेकर के आता है, यूएस में सेक लेकर के आता है, एसईसी। तो आपको इनको इन्फॉर्म करना है कि नहीं करना, वो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि ये एक कोर्स हो सकता है, ये भी करना चाहिए, तो आप कीजिए। स्टैंडर्ड आपको सिर्फ यहां तक बोलता है कि डिसएसोसिएट कर लीजिए, उसके आगे क्या करना है, स्टैंडर्ड में कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डिसएसोसिएशन तक लास्ट है, उसके बाद क्या करना है, सब वॉलंटरी है। नेक्स्ट है इन एक्शन इज ऑल्सो असिस्टेंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आपको कोई वायलेशन का पता चल गया और आपने सोचा चलो छोड़ो यार, मेरे को इसमें कुछ करना नहीं है, ये लोग जो कर रहा है करने दो, जिस दिन फंसेंगे ना वो पूरी टीम फंसेगी, उस दिन आप ये मत बोलना कि नहीं मैंने कुछ किया नहीं तो मेरे को क्यों पकड़ रहे हो। इन एक्शन भी पार्टिसिपेशन माना जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो आप सुपरवाइजर हो, आपको आपके किसी जूनियर ने बोला कि सर टीम में कुछ गड़बड़ चल रही है और आपने एक्शन लिया नहीं है, तो सुपरवाइजर विल आल्सो बी चार्ज्ड कि जब एक वायलेशन रिपोर्ट हुआ था तो आपने ऊपर तक बात पहुंचाई क्यों नहीं। सो इन एवरी केस आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इन एक्शन भी पार्टिसिपेशन मान लिया जाएगा। रिपोर्ट टू रेगुलेटरी, यहां पे क्लियरली बोला हुआ है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस सच डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी। ज्यादातर केसेस में जरूरी नहीं है, कभी कभी मैंडेटरी है। अब जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग है तो वो तो मैंडेटरी है,
अब उस केस में आप एक विसल ब्लोअर बन जाओगे और अपनी कंपनी का जो भांडा है वो फोड़ दोगे। तो ये जब मैंडेटरी होगा तब कीजिए, हर बात के लिए आप रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं ऐसा जरूरी है ही नहीं। नेक्स्ट, व्हेन इन डाउट कंसल्ट लीगल काउंसिल। ये तो बोला ही गया है कि अगर आपको डाउट हो रहा है, आप श्योर नहीं हो, तो सुपरवाइजर तक मत जाओ, आप अपने लीगल काउंसिल से जाकर के बात करो, फर्म के ही लीगल काउंसिल से बात करो कि भाई ऐसा है और मेरे को इस बारे में जानकारी लेनी है कि क्या ये एक इलीगल एक्टिविटी है क्या। सिमिलरली अगर मान लो आपको लगता है पूरा फर्म ही इन्वॉल्व है, तब आप एक एक्सटर्नल लीगल काउंसिल ले सकते हो। इन सब चीजों को ना आप हार्ड फैक्ट्स की तरह ना लें, आपको केस टू केस बेसिस पे समझना है कि अब आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिचुएशन में घुसना है, ठीक है, थोड़ा सीआईडी खेलना पड़ेगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन इन्वॉल्व है। अगर आपकी टीम में कोई इन्वॉल्व है तब ठीक है, आप लीगल काउंसिल से जाकर के बात कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है टीम इन्वॉल्व है, सुपरवाइजर इन्वॉल्व है, और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, सो इट माइट बी रिस्की कि आप अपनी टीम को बताओ, ठीक है। सो उस केस में आप एक एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को भी कंसल्ट कर सकते हो, बट फर्स्ट हमेशा अपने ही लीगल काउंसिल के पास जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीज वेयर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आर आल्सो सोल्ड। ये तो मैं बोल चुका हूं, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अपनी कंट्री के बाहर भी बेचते हो तो फिर उन कंट्रीज के भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। रिव्यू एसोसिएटेड फर्म्स, अगर आप किसी और फर्म्स के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हो, उनके साथ मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको यह भी इंश्योर करना चाहिए कि वो फर्म्स भी कोई इलीगल काम ना करे। बेसिकली आप जब रूल्स रेगुलेशंस का पालन कर रहे हो तो वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करे, ये अच्छी बात होगी। लेकिन ये सब मैं बता दूं, ये सारी चीजें अभी भी गाइडेंस है, रिकमेंडेशंस नहीं है, मैंडेटरी है ये सारी चीजें। नेक्स्ट अप इज ड्यू डिलिजेंस। ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए लिखा हुआ है। अगर आप कोई क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो उसमें भी आने वाले सारे लॉज एंड रेगुलेशंस जो भी इंपैक्ट कर रहे हैं, आपको उन सब का भी आइडिया होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वो सब एक्ट्स लागू हो सकते हैं, सो उन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है। सो दैट्स इट, गाइडेंस वाला पार्ट पूरी तरह से हो चुका है। थोड़ी बहुत अब यहाँ पे रिकमेंडेशंस है, यानी कि दीज आर दोस थिंग्स जो या तो किसी मेंबर या तो किसी कैंडिडेट एंड समटाइम्स इवन फर्म्स को हिदायत दी जाती है कि सर आप ऐसा भी कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिकमेंडेशंस है जो कि यूजुअली फर्म्स वगैरह को पालन कर लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस सब स्टैंडर्ड। जैसे कि क्या, जैसे कि नंबर 1 आप यहाँ पे जो रिकमेंडेड प्रोसीजर देख रहे हो वो है स्टे इन्फॉर्म्ड। स्टे इन्फॉर्म्ड में यहाँ लिखा है कि जो मेंबर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स को एनकरेज कीजिए कि आप कुछ एस्टैब्लिश कीजिए प्रोसीजर जिससे एम्प्लॉइज रेगुलरली इन्फॉर्म्ड हो अबाउट द चेंजेस इन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि जैसे कई फर्म्स में होता है जहां पे ना मैंडेटरी होता है कि अगर कोई नया रूल रेगुलेशन या कुछ भी आ रहा है तो सबको मिलकर के ट्रेनिंग लेनी ही होगी, या फिर में कोई ऐसे सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने ही होंगे। इन सब सेमिनार्स को मैंडेटरीली अगर आप अपने एम्प्लॉइज से करवाते हैं अटेंड, तो फिर उनको ऑब्वियसली नए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह के हमेशा अपडेशन रहेगी। बट अगेन यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी ऐसा करते हैं? जवाब है नहीं। क्या ये मैंडेटरी है? जवाब है नहीं। ये रेकमेंडेड है कि आपके एम्प्लॉयर अगर कर सकें तो ऐसे कुछ एस्टैब्लिश करें प्रोसीडियर्स जिसके थ्रू सारे के सारे एम्प्लॉयज को न्यू रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट्स का अंदाजा लगता रहे। बट अगेन दिस इज अ रेकमेंडेशन, इसको एज अ गाइडेंस या फिर एज अ मैंडेटरी प्रैक्टिस नहीं लेना है। नंबर 2, रिव्यू प्रोसीडियर। आपको रिव्यू करना चाहिए कि आपके कंप्लायंस प्रोसीडियर कैसे हैं। ठीक है, कंप्लायंस का काम आपके यहाँ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, बेसिकली लॉ वगैरह का पालन होता है नहीं होता है, आपका कंप्लायंस प्रोसीडियर कितना दुरुस्त है कि लॉ वगैरह टूट नहीं रहा है। उसके लिए थोड़े थोड़े दिन में, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स में आपको अपने एम्प्लॉयर को एनकरेज करना चाहिए कि कंप्लायंस प्रोसीडियर को प्लीज रिव्यू कीजिए कि क्या वो सही है कि गलत है। अगेन ये काम एनकरेज एम्प्लॉयर को ही करना, आपको कुछ नहीं करना। नंबर 3, मेंटेन करंट फाइल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि अपने एम्प्लॉयर को एनकरेज कीजिए कि जो भी नए नए रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह हैं उन सब का प्रिंट आउट लेकर के लाइब्रेरी सेक्शन में या फिर कोई सेंट्रल प्लेस पे फाइल्स बना करके रख दें, सो दैट कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो वहां से जाकर के पढ़ सकें। जहां तक बात है इस पॉइंट की, तो ये भले ही एक रेकमेंडेड प्रैक्टिस है, लेकिन मैंने यूजुअली देखा है सारे सीए फर्म्स वगैरह में ना नई नई किताबें जब आती हैं वो सब मंगा के रख लेते हैं, सो दैट कभी किसी को दरकार पड़े तो वहां से रेफर कर सकें। ठीक है, ऑब्वियसली अब गूगल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो शायद ये पॉइंट इतना रेलिवेंट भी नहीं रहा है, बिकॉज इफ समबडी रिक्वायर्स अ हेल्प विथ रिगार्ड्स टू अ पर्टिकुलर प्रोविजन तो वो उसे गूगल भी कर सकता है। सो सारी चीजें पॉसिबल है, फिर भी ये एक रेकमेंडेड प्रैक्टिस है कि आप ये सारे जो नए नए रूल्स वगैरह आ रहे हैं उनको प्रिंट करके कहीं पे बीच में रखें और सब एम्प्लॉयज को एक्सेस दें उस चीज का।
नंबर नेक्स्ट, व्हेन डिसएसोसिएटिंग डॉक्यूमेंट द वायलेशन। अब देखिए ये बात लिखी गई है एज अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस, पर मेरे हिसाब से ये मैंडेटरी ही होती है। अगर आप कभी भी अपनी टीम से डिसएसोसिएट होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से डिसएसोसिएट होते हैं, उसमें आपको लिखित में ही लिख के देना होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सो मेरे हिसाब से इवन दो इट इज अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है दैट यू शुड डॉक्यूमेंट द वायलेशन एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, यू शुड ऑल्सो अर्ज द फर्म टू अटेम्प्ट टू परसुएट द परपेट्रेटर। मतलब जो भी बदमाशी कर रहा है, जो भी रूल तोड़ रहा है, फर्म को एनकरेज करो या फर्म को पिंच करते रहो कि कुछ करो उसके लिए, कुछ करो उसके लिए। सो ये बात तो रिकमेंडेशन ही है। अगर आपने डिसएसोसिएशन कर लिया, वही स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। डिसएसोसिएशन को डॉक्यूमेंट बनाना उसका कि क्या वायलेशन हो रही है, वो रिकमेंडेड है, एंड अपने फर्म को पिंच करते रहना भी रिकमेंडेड है। नंबर नेक्स्ट, फर्म्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेबल लॉज, वही बात है, सेम एकदम सेम चीज है, सेंट्रल लोकेशन की बात है। एंड लास्ट है, फर्म शैल एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग वायलेशन। वायलेशंस को रिपोर्ट किस तरह करना है उसका भी फर्म को इंतजाम करना चाहिए। कल को किसी का मन हुआ कि विसल ब्लो करना है और कोई विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म है ही नहीं फर्म में, तब तो फंस गया ना। इसलिए सभी फर्म्स को ये रिकमेंडेड है कि विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म वगैरह भी बना करके रखें। सो ये था अपना स्टैंडर्ड नंबर 1A, जिसमें नॉलेज ऑफ लॉ से रिलेटेड जितने भी अपने गाइडेंस और रिकमेंडेशंस थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रटना कुछ नहीं है, इवेंचुअली रटना पड़ सकता है, इतना भी नहीं रटना पड़ेगा, लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। अब वो प्रैक्टिस के दौरान आपको गलतियां समझ में आएंगी, ठीक है। एंड मैं तो बोल ही रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस काफी अलग है। अभी मैंने जब समझाया तब आपको ऐसे बड़ा लेड बैक लगा होगा कि हाँ ठीक है, बोल रहे हैं बहुत सारी बातें, मान लेंगे, करेक्ट। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस इट बिकम्स टफ, एंड जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड्स में आगे बढ़ेंगे और टफनेस आती जाएगी। बट अभी फिलहाल मैं आपके लिए कुछ केस स्टडीज भी लेकर के आया हूँ समराइज्ड फॉर्म में, तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर इस वीडियो को बंद करेंगे।